रोज नई हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर कहानियां इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम आरव है। मैंने मुंबई में पिछले 10 सालों में बहुत कुछ देखा है। भीड़, बारिश, लोकल ट्रेनें, ट्रैफिक और वो बेचैन समुद्र जो कभी सोता नहीं। लेकिन जो मैंने दादर चौपाटी पर उस रात देखा, उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं पेशे से एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूं। रात की तस्वीरें खींचना मेरा शौक है, खासकर समुद्र किनारे की। समुद्र की लहरों में मुझे एक अजीब सी शांति मिलती थी। पर उस दिन वो लहरें कुछ और कह रही थी। वो अगस्त की नम शाम थी। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। हवा में नमकीनपन और सड़न का अजीब मिश्रण था। मैं दादर चौपाटी पर कैमरा लेकर अकेला घूम रहा था। सूरज डूब चुका था। आसमान में बस धूसर बादल और दूर दूर टिमटिमाते जहाजों की लाइटें थीं। चारों तरफ परिवार, जोड़े और कुछ अकेले लोग समुद्र को ताक रहे थे। पर मेरा ध्यान जा रहा था उस एक पुरानी, आधी टूटी बेंच की ओर, जो बाकी सब बेंचों से थोड़ा दूर किनारे के पास थी। वहां एक महिला बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। मैंने सोचा कोई बुजुर्ग महिला होगी जो समुद्र देखने आई हो। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा उठाया, मेरे अंदर से कुछ बोला, मत खींच इसे। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। मैंने लेंस से देखा, वो बेंच खाली थी। मैंने झट से आंखें मल ली। फिर देखा वही महिला फिर बैठी थी। बस इस बार वो सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। मैं डर गया। कैमरा नीचे किया, बेंच पर कोई नहीं था। पास जाकर देखा तो बस समुद्र की गीली रेत, टूटे शंख और बेंच पर किसी पुराने नमक के धब्बे थे। मैंने मन को समझाया कि ये थकान है। मैंने होटल लौटने का सोचा, पर जैसे ही पीछे मुड़ा, हवा का एक झोंका आया और मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आई। वो लौटकर नहीं आए। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल करीब बोल गया हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, पर रेत पर गीले पांवों के निशान थे, बेंच से लेकर समुद्र के अंदर तक जाते हुए। मैं उस रात पहली बार डर गया था, पर मुझे जवाब चाहिए था। मैं जिज्ञासु इंसान हूं। फोटोग्राफर की आदत होती है हर चीज की वजह ढूंढने की। अगले दिन मैं फिर गया। सुबह सुबह चौपाटी पर लोग कम थे। मैंने उसी बेंच की तस्वीरें ली, पर लेंस के अंदर कुछ था, जैसे धुंध में कोई परछाई हो, कोई खड़ा हो और फिर गायब हो जाए। मैंने चौपाटी के नारियल वाले से पूछा, भाई, ये बेंच कब से टूटी है? वो बोला, साहब, इस पर कोई नहीं बैठता। कहते हैं यहां किसी ने जान दे दी थी। कौन? मैंने पूछा। वो धीमे से बोला, एक लड़की थी, शायद किसी ने धोखा दिया। रात में आती थी, समुंदर में चली जाती थी, फिर कभी नहीं लौटी। उस शाम मैं होटल नहीं गया। मैंने पास के एक पुराने पुलिस थाने में बात की। वहां के एक रिटायर्ड कांस्टेबल मिले, जोशी साहब। उन्होंने सुनकर गहरी सांस ली। तुम जिस बेंच की बात कर रहे हो ना बेटा, वो सुनैना की बेंच है। सुनैना? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, करीब 25 साल पहले यहीं दादर चौपाटी पर एक लड़की की लाश मिली थी। वो सफेद साड़ी में थी। चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी, पर शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, डूबने से मृत्यु। पर कई लोगों ने उसे मौत के बाद भी देखा है, उसी बेंच पर। मैंने धीरे से कहा, आपने भी देखा है? जोशी साहब के चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। उन्होंने कहा, हां, और एक बार उसने मुझे पुकारा भी था। जोशी साहब ने बताया कि सुनैना एक स्थानीय लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, खूबसूरत थी और किसी अमीर लड़के के प्यार में पड़ गई थी। उस लड़के ने शादी का वादा किया, पर फिर किसी और से शादी कर ली। सुनैना टूट गई। उसने दादर चौपाटी पर आकर रात को समुद्र में छलांग लगा दी। उसके बाद से जब भी बारिश के मौसम में समुद्र उफान पर होता, कई लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत को उसी बेंच पर बैठा देखा है।
कुछ कहते हैं कि वो अपने धोखेबाज प्रेमी का इंतजार करती है। कुछ कहते हैं कि वो हर उस व्यक्ति को बुलाती है जो अकेला होता है, ताकि वो उसे अपने साथ गहराई में ले जा सके। मैं हंसा नहीं, क्योंकि मैंने उसे देखा था, और अब जो बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी वो थी उसकी आंखें। जब मैंने कैमरे से देखा था, वो आंखें सीधी मेरी ओर थीं, जैसे वो मुझे जानती हो। मैंने तय किया कि मुझे सच्चाई पता करनी है। तीसरी रात मैं कैमरा लेकर वापस गया। चौपाटी लगभग खाली थी, बस हवा, लहरों की गूंज और दूर से आती ट्रेन की आवाज। मैंने कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया, बेंच की ओर फोकस किया और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात के करीब 12:30 बजे कैमरा की स्क्रीन पर हल्की हलचल दिखी, लहरें बढ़ रही थीं। फिर अचानक उस बेंच पर किसी का साया उभरा। सफेद कपड़े उड़ रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। मैंने देखा वो सुनैना थी। वो धीरे धीरे उठी, समुद्र की ओर चली, फिर रुक गई और मुड़ी। वो सीधे मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में खून जैसा लालपन था और होंठों पर एक हल्की मुस्कान, जैसे कह रही हो, आओ। मेरा शरीर जम गया, पर मैं भागा नहीं। कदम अपने आप उसके पीछे चलते गए। लहरें अब मेरे घुटनों तक थीं। वो और अंदर जा रही थी, और मैं भी। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? वो मुड़ी, उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखें गहरी खो जैसी, बालों में सीपियां और रेत अटकी हुई। वो बोली, मैं अब किसी का इंतजार नहीं करती, बस उन लोगों को बुलाती हूं जो अकेले हैं। मैं पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरे पैर रेत में धंस गए। हवा ठंडी हो गई, लहरें तेज। वो पास आई और बोली, तुमने मुझे देखा, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस इतना याद है कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। कुछ मछुआरे मुझे बचाकर किनारे पर लाए थे। कैमरा गायब था। मैंने उन्हें बताया कि मैं फोटो खींचने आया था। उन्होंने कहा कि रात को वहां कोई नहीं होता। साहब, वहां तो लहरें भी अजीब चलती हैं, एक बोला। कई बार हमने रेत में औरत के पैरों के निशान देखे हैं, पर कोई दिखता नहीं। मैंने होटल जाकर नया कैमरा लिया और सोचा वीडियो फुटेज तो लैपटॉप में होगी। मैंने मेमोरी कार्ड निकाला और जब वीडियो देखा तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में मैं अकेला खड़ा था, कोई बेंच नहीं, कोई औरत नहीं, बस मैं समुद्र की तरफ बढ़ता हुआ, और फिर अचानक पानी में गायब। वीडियो के आखिरी सेकंड में कैमरा अपने आप झुका और फ्रेम में सिर्फ एक सफेद साड़ी का किनारा दिखाई दिया। मैंने वीडियो पुलिस को दिखाया, पर उन्होंने इसे एडिटेड फुटेज कहा। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। मैंने तय किया कि मैं इसे भूल जाऊंगा, पर वो मुझे भूलने नहीं दे रही थी। जब भी मैं सोता, लहरों की आवाज मेरे कमरे में गूंजती। आईने में अपने पीछे सफेद साया दिखता। रात को खिड़की पर पानी की बूंदें गिरती, जबकि बारिश नहीं होती थी। और कभी कभी कानों में वही आवाज, वो लौटकर नहीं आए। मैंने शहर छोड़ने की सोची, पर उससे पहले मुझे एक और काम करना था। वो बेंच हटवानी थी। नगर निगम से संपर्क किया, पर रिकॉर्ड में ऐसी कोई बेंच नहीं थी। कर्मचारी बोला, साहब, दादर चौपाटी पर उस जगह अब खाली जमीन है, वहां तो कभी बेंच थी ही नहीं। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने खुद वहां बैठा था, फोटो ली थी। मैंने अगले दिन जाकर देखा, वाकई वहां अब कोई बेंच नहीं थी, सिर्फ गीली रेत और नम हवा। पर जब मैं झुककर रेत छूने लगा, नीचे से लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला, पुराना, सड़ा हुआ, नमकीन, और उस पर उभरा हुआ नाम था, सुनैना। उस रात मैं अपने होटल लौटा, पूरी तरह टूट चुका था। मैंने वो लकड़ी का टुकड़ा बालकनी में रख दिया, पर आधी रात को जब नींद खुली, वो टुकड़ा गायब था। फर्श पर नम रेत थी और गीले पैरों के निशान बिस्तर तक जा रहे थे। मैं चिल्लाया, दरवाजा खोला,
भागने की कोशिश की पर कमरे में समुद्र की गंध फैल चुकी थी और पर्दे हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। खिड़की के बाहर देखा, नीचे सड़कों पर बारिश हो रही थी और ठीक होटल के सामने सड़क के किनारे वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने ऊपर देखा, मुस्कुराई और हाथ हिलाया। मैंने अब मुंबई छोड़ दी है। कहते हैं शहर कभी नहीं सोता, पर मैं अब नींद में भी जागता रहता हूं। जहां भी जाता हूं मुझे समुद्र की वही गंध महसूस होती है। कभी कभी फोन बजता है, उठाता हूं तो बस लहरों की आवाज आती है और दूर किसी औरत की हंसी। कहते हैं कि हर आत्मा अपने अधूरे काम पूरे करती है। शायद सुनैना अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है, या शायद वो अब मुझे ढूंढ रही है। कभी अगर आप दादर चौपाटी जाएं और आपको हवा में नमकीनपन से ज्यादा कुछ महसूस हो, जैसे कोई आपको देख रहा हो, तो याद रखिए, शायद वो बेंच अब नहीं है, पर उसकी आत्मा अब भी वहीं बैठी है, लहरों की गूंज में किसी अकेले इंसान का इंतजार करती हुई। दादर एक शहर नहीं, एक दरवाजा है जहां जिंदगी और मौत की लहरें हर रात मिलती हैं। और अगर आप सुन लें वो फुसफुसाहट, वो लौटकर नहीं आए, तो समझिए अब वो आपको बुला रही है।